सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आ गए हम अब अपने लास्ट चैप्टर पे, जो कि है कि जीएसटी लॉ। राइट, हमने इनकम टैक्स कर लिया। मैंने आपको बोला इनकम टैक्स बहुत बड़ा है, सब कुछ कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो जितना रेलिवेंट था वो हमने कवर किया। ठीक है, इनकेस आपको कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हो मेरे को। अब जी जीएसटी भी एक समुंदर है यार, जैसे इनकम टैक्स है। आप क्वेश्चन क्योंकि बता नहीं रहा कि भाई क्या है, तो आई एम गेसिंग कि वो बेसिक्स पूछ रहा है। तो मेरे को जो बेसिक्स लगते थे वो मैंने सारे यहाँ पे डाल दिए विद एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो एक एक करके सीखेंगे सब। 2 लेक्चर लगाएंगे, आपको मज़ा आएगा जीएसटी में, कि जीएसटी भी एक बढ़िया चीज़ है। लेट मी जस्ट टेक पेन, एक सेकेंड वेट करो। भाई साहब पेन गायब हो गया, भाई पेन गायब हो गया, एक ही पड़ा है। चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो जी सबसे पहले जीएसटी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि जीएसटी का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, जीएसटी आया क्यों, कैसे आया। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला जो जीएसटी की इंट्रोडक्शन की बात हुई थी ना सर, सबसे पहले हुई थी 2000 में। ईयर 2000 के अंदर सर जीएसटी का कंसेप्ट लाया था किसने सर? प्राइम मिनिस्टर ने। 2000 के प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है 2000 में कौन था प्राइम मिनिस्टर? 2000 में जो हमारी गवर्नमेंट थी वो थी अटल जी गवर्नमेंट। ठीक है, अटल जी की सरकार थी उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर थे। उस टाइम पे जीएसटी का कंसेप्ट लागू हुआ। उन्होंने कहा कमिटी करेंगे और कमिटी बनाकर जीएसटी का मॉडल इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया के अंदर। राइट, बट सर डिले होता गया 2006 के अंदर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे 2006-07 के, सर उन्होंने बजट के अंदर डाला कि हम जीएसटी इंट्रोड्यूस करेंगे 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू कर देंगे। तो उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह है, एक्ट लागू करना है, वो हम बीच के टाइम गैप में कवर कर देंगे। ठीक है सर, उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे ना वो थे पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर। उन्होंने कहा था कि भाई हम जीएसटी लाएंगे 2010 से। बट अफसोस की बात है सर, जीएसटी कभी आया ही नहीं। ठीक है, जब भी आना होता था गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी, सरकार चेंज हो जाती थी, नई सरकार पिछले वाले को करती नहीं थी। आपको पता है उनके जितने भी नई सरकार जो होती है, पिछले सरकार के जितने रूल्स एंड रेगुलेशन होती है पहले आके कैंसिल करती है। ठीक है ना, तो जो चालू होता है वो कभी आता ही नहीं है। तो एट दी एंड सर 2010 2000 के अंदर 2000 में अटल जी की जब गवर्नमेंट थी वहां से जीएसटी आना स्टार्ट हुआ था, जबकि 2006 में भी नहीं आया, 2010 में भी नहीं आया। सर 2014 में सर बीजेपी की गवर्नमेंट आई और उन्होंने 122nd अमेंडमेंट बिल जो लोकसभा के अंदर पेश हुआ, अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122nd 122। ठीक है, 122 जो बिल था सर उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया कि भाई जीएसटी इंप्लीमेंट करना है। राइट सर, 2014 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ एंड देन सितंबर 2016 के अंदर सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लोकसभा और राज्यसभा से पास होगी। यानी कि सर उन्होंने कहा कि भाई हम बिल अनेक्ट कर देंगे, यानी कि हम जो है जीएसटी वो लाएंगे। ठीक है, 2016 सितंबर में होगा। सर मार्च 2017 में ये 5 4 तरीके के एक्ट लागू हो गए सर। सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, कंपनसेशन एक्ट। सर ये सारे एक्ट लागू हो गए। आपको मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ। जो सीजीएसटी है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तभी बोल रहा हूँ, वर्ड नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसजीएसटी होता है हमारा स्टेट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी हो गया इंटीग्रेटेड, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे सारे। देन यूटीजीएसटी आ गया कि पर्टिकुलर अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेचर नहीं है तो उसके स्टेट में यूटी होती है, उसको बोलते हैं ना, हम सेंटर मेंटेन करती है, तो वो यूटीजीएसटी एक्ट। हुआ क्या सर, जीएसटी ने इतना बढ़िया लाया कि जीएसटी से पहले क्या होता था, हर स्टेट का अपना अपना एक्ट होता था। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज पे हर स्टेट अपना अपना अलग से लगाती थी टैक्स वगैरह। जैसे एक्साइज हो गया, वैट हो गया, वैट हर स्टेट का अलग होता था। अब भाई जीएसटी में भी ऐसे ही था, हर स्टेट अलग लगाती थी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जीएसटी में हम आइटम सबकी सेम रखेंगे, जो सीजीएसटी एक्ट है वही एक्ट लागू करेंगे, बट गुड्स पे टैक्स जो है वो स्टेट लगा सकती है। स्टेट को बोला कि जो हमारा सेंट्रल का टैक्स है ना वही आप कॉपी पेस्ट करके स्टेट का बना लो। यानी हर स्टेट का, जितनी हमारी इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं, हर स्टेट के लिए एक टैक्स लाया गया, हर एक स्टेट का एक एक्ट। जैसे जेके सीजीएसटी, सॉरी जेके जीएसटी, सब स्टेट का अलग अलग लाया। तो हुआ क्या, एसजीएसटी एक्चुअली है क्या, हर स्टेट का अपना अपना जीएसटी, हर स्टेट का अपना अपना जीएसटी। तो हर स्टेट के अंदर एक्ट पास होना जरूरी था। राइट, तो इन्होंने मार्च 2017 में सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, यूटी के अंदर जो एक्ट पास होना था वो सारे एक्ट पास किए। कंपनसेशन सेस
अब हट गया है, बट उस टाइम पे एक्ट पास हो गया था। देन मई 2017 में सर फर्स्ट जीएसटी की मीटिंग हुई, जीएसटी काउंसिल मीटिंग जिसको बोलते हैं, वो एस्टैब्लिश की गई और उन्होंने अनाउंस किया गया कि सर हम ये सारे जो बिल हैं वो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड करे अलॉन्ग विद रूल्स। आपको पता है बिल्स के साथ रूल्स भी आते हैं। देन सर जेएंडके को छोड़ के बाकी सारी स्टेट्स ने, सेंट्रल ने और स्टेट्स ने सर ये एक्सेप्ट कर दिया, यानी ये पास हो गया सर एक्ट। एक्ट पास हो गया सर कब? 30 जून 2017 को। एंड सर नेक्स्ट डे से यानी 1 जुलाई से सर ये लागू हो गया, यानी एक्ट बिकम एनफोर्स्ड। सर एक्ट चालू कब से हुआ? 1 जुलाई से। पास हुआ था 30 जून को, ठीक है, बट चालू कब से हुआ? 1 जुलाई से, यानी 1 जुलाई को हमारे यहाँ पे जीएसटी चल पड़ा था, राइट। बट फिर भी एक स्टेट अभी भी रह गई थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा सर स्टेट जो थी जेके उसमें रह गया था। तब क्या हुआ सर, विद द टाइम 1 जुलाई में जब ये पूरे सारे इंडिया पे एक्सेप्ट जेएंडके में लागू हुआ, उसके बाद क्या हुआ सर, एसजीएसटी एक्ट जो जेएंडके का था वो पास हुआ सर 17 को। एंड 8 जुलाई से, 17 बोल दिया मैंने, 7 को पास हुआ। एंड 8 जुलाई 2017 से सर वो हमारी जेएंडके स्टेट में चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिकैप देता हूँ सर। 2000 में सबसे पहले जीएसटी का कंसेप्ट लाया गया, हमारे अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। देन 2006 में जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने बोला कि हम जीएसटी लागू करेंगे 1 अप्रैल 2010 से, जो कि नहीं हो पाया। देन केम्स 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट, जिन्होंने अगेन जीएसटी को प्रपोज करा। देन सर आफ्टर दीज, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे बेंचमार्क इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि सर 30 जून को वो पास हो गया, एक्सेप्ट जेएनके में। सर पास इंपॉर्टेंट नहीं होता, इनफोर्स लागू कब से हुआ वो इंपॉर्टेंट है। तो लागू कब से हुआ सर? लागू हुआ 1 जुलाई से, यानी जब 30 जून को पास होने का इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई से जीएसटी एक्ट लागू हो गया एक्सेप्ट इन जेएनके। सर फिर जेएनके में क्या हुआ? जेएनके में भी एक्ट पास किया गया 1 जुलाई के बाद, एंड देन 7 जुलाई को वो फाइनली पास हो गया एंड 8 जुलाई से इफेक्टिव हो गया, यानी जेएनके में 8 जुलाई से इफेक्टिव हुआ। तो क्वेश्चन में भी स्पेसिफिक पूछ ले कि जीएसटी कब आया, तो 1 जुलाई से। और मेरे हिसाब से एग्जाम में पूछा भी गया, ये पूछा भी गया। लेट मी जस्ट ओपन द एग्जाम एमसीक्यूज, और इसमें मेरे हिसाब से पूछा है इन्होंने, एज फार एज आई नो। इसमें नहीं है, इसमें होगा। जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, सर इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने। देन इसके अलावा कुछ नहीं है काम का ना, कुछ नहीं है। चलो लेट्स गो, आगे चलते हैं। अब जी सर जीएसटी आया क्यों? चलो जीएसटी की स्टोरी तो समझ ली कि भाई जीएसटी आया क्यों, कितने मुशक्कत करने के बाद भाई 2000 से स्टार्ट हुई थी स्टोरी, 2014 में खत्म हुई। 14 में भी खत्म नहीं हुई, 2017 में कह सकते हैं खत्म हुई इसकी सारी बैक स्टोरी, उसके बाद वो एक्चुअली चालू हुआ। अब जी सर डेफिशिएंसी क्या थी, क्या कमियां थी सर पिछले सिस्टम में, क्या कमियां हटाई गई? देखो बहुत कमियां थी, बहुत ज्यादा कमियां थी। सबसे पहला सर, जो हमारा वैट सिस्टम था ना, वैट वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम, सर उसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम सर नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लिवीज ऑफ द स्टेट वैट। ये मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है, उसके बाद एक एक पॉइंट करके चलते हैं। चलो बड़े डिटेल से देखो समझेंगे, एक एक टैक्स ये जो क्यों आया, कैसे आया, ये सब चीज़ें समझेंगे। बट उसके लिए ना एक स्टोरी बनानी पड़ेगी, तो मैं तुम्हारे लिए एक स्टोरी बना रहा हूँ। से ये हमारा है पंजाब, ठीक है, और ये हमारा बड़ा सा महाराष्ट्र, ठीक है। देखो मेरी हिस्ट्री वीक है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, किसी ने आके बोला ना कि सर आपने महाराष्ट्र गलत बनाया या पंजाब गलत बनाया, तो देखना, ठीक है, हिस्ट्री मेरी वीक है, मैं सीधा सीधा बस आपको डब्बे बना रहा हूँ, ये डब्बे हैं बस, गोले हैं, ठीक है। किसी ने बोला ना सर एरिया कम है, तो फिर मार खाओगे, ठीक है। सेकंड ये कौन है? वेट सेकंड यार, कॉल। ओके जी, तो ये महाराष्ट्र है हमारा, ठीक है। अब होता क्या है, देखो मैंने आपको कहा उस टाइम पे वैट वगैरह सर हर स्टेट का अलग लगता था, करेक्ट। सर उसमें ना एक पॉइंट था सर, वो ना सोर्स बेस्ड टैक्स था, सोर्स बेस्ड टैक्स। कौन सर? ये जो हमारा वैट था ना, ये सोर्स बेस्ड टैक्स था। सर सोर्स का मतलब क्या हुआ?
जहां से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ वहीं पे टैक्स लगेगा, वहीं पे टैक्स लगेगा। ठीक है, मान लो यहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर हुए, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुए, ठीक है सर, गुड्स मैन्युफैक्चर होके ट्रांसपोर्ट हुए महाराष्ट्र में, ये हो गए ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, जब ट्रांसपोर्ट हुए इसका मतलब क्या हुआ सर, एक बंदा जो महाराष्ट्र का है, एक बंदा जो पंजाब का है जिसने मैन्युफैक्चर करा, सर महाराष्ट्र वाले ने परचेज करा सामान, परचेज करा, परचेज। सर जब इसे परचेज करा होगा ये क्या कहेगा कि मान लो 1 लाख का सामान था, उस पे सर सामने वाले ने वैट जोड़ा 10% से 10%, सर 10,000, उसने सामान टोटल कितना खरीदा महाराष्ट्र वाले ने, 1,10,000 का, 1,10,000 का। अब प्रॉब्लम पता क्या होती थी, जब ये बंदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट मतलब जब ये बंदा ऐसे सामान बेचेगा, सपोज इसने महाराष्ट्र के किसी बंदे को ये गुड्स बेच दिया, सेल कर दिया, कितने का सेल करा, से 1,50,000 का सेल करा, 1,50,000 का सेल, चल 2 लाख ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है 2 लाख का ले लेते हैं। ठीक है, 2 लाख का। अब ये सामने वाले से वैट कलेक्ट करेगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली वैट क्या होता है सर, वैल्यू एडेड टैक्स, जितना वैल्यू ऐड किया उस पर टैक्स जोड़ो, राइट। आपने वैल्यू ऐड किया, आप वैट लगाओ, आपने यहाँ पे वैट जोड़ा, सर 10%, कितना टैक्स हुआ, 20,000। सर आप सामने कस्टमर से लोगे 2,20,000, करेक्ट, ऐसे ही होता था। सर अब मेरे को एक चीज बताओ, जब ये 20,000 महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास देने जाएगा, ये 20,000 जो वैट का था, क्योंकि वो गवर्नमेंट का था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको क्या बोलेगी, ये 20,000 देने जा रहे हैं, ये टैक्स पेबल था मेरा महाराष्ट्र को, राइट। तब उस टाइम पे ये बोलेगा भाई 20,000 तो मैं देने आता हूं, ठीक है, बट मैंने 10,000 पीछे भी तो पे करा ना, मैंने 10,000 ऑलरेडी तो भी तो पे कर दिया ना, तो वो भी तो काउंट करो ना। तुम ये कहो ना कि भाई 20,000 अगर मैंने तुमको देना है, उसमें से मैंने 10,000 तुमको दे दिया, तो पीछे बचा कितना, 10,000, ये पे करो, पेबल इतना होना चाहिए, ये थोड़ी पेबल होना चाहिए, ये तो मेरा ऑलरेडी मैंने पे कर दिया ना पीछे। मगर उस टाइम पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट पता क्या बोलती है, ये 10,000 तो तूने पंजाब को पे किया, पंजाब गवर्नमेंट को पे करा, मेरे पास कहां आया, तू उससे जाके मांगना, तुम पंजाब गवर्नमेंट के पास जा, उसको जाके बोल कि भाई मैंने आपको टैक्स पे करा, मुझे उसको, मैंने आपको टैक्स एट द एंड पे नहीं करना था, मुझे रिफंड करो। वो कहेगा भाई यहाँ पे तो सेल परचेज की ट्रांजेक्शन हुई है, हम कैसे टैक्स रिफंड कर दे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोल, महाराष्ट्र बोलता था जा पंजाब के पास, पंजाब बोलता था जा महाराष्ट्र के पास। अब क्या, ये भाई मसला बन गया, जो बंदा सेम स्टेट की जगह डिफरेंट स्टेट्स में डील कर रहा है उसके लिए बन गया इशू। होता क्या है कि भाई मैंने सामान दूसरी स्टेट से खरीदा, जब मैं इधर बेचने जा रहा हूं, भाई साहब मैंने उधर टैक्स पे किया है, वो टैक्स तो मैंने पे किया ही किया है, मैंने ये वाला टैक्स भी पे किया, तो मैं कह दूं एट द एंड सर जो टैक्स बर्डन आया किसके ऊपर, इस कस्टमर पे, क्योंकि एट द एंड पे तो कस्टमर ने करना ना। सर टैक्स बर्डन कितना आया, 10,000 पीछे वाला, 20,000 अगला वाला, सर टोटल कितना टैक्स बर्डन आया, 30,000 का, 30,000 का, डबल टैक्सेशन हो रही है। अब देखा जाए तो सर इस 2 लाख की वैल्यू में 1,10,000 जो था, इसमें 10,000 टैक्स भी तो था। तो आप इधर जब 10,000 को जोड़ रहे हो, उसके ऊपर आपने फिर से 10% कैलकुलेट करा, यानी आपने 1,000 का टैक्स पे ही कैलकुलेट कर लिया। देख ध्यान से समझना, ये जब 1,10,000 का गुड्स मैं इधर आके बेच रहा हूं, तो मैं कह दूं इस गुड्स की वैल्यू में 10,000 का टैक्स भी है, क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट ने बेनिफिट तो दिया नहीं। अगर मुझे वो बेनिफिट दे देता, मैं इधर से टैक्स बाहर निकाल देता। मेरे को बेनिफिट तो मिला नहीं, तो मैंने कहा कि भाई मेरा यहाँ पे गुड कितने का है, 1,10,000 का, मैंने 2 लाख का बेचा, तो मैं कह दूं इसमें 1,10,000 की भी आई है, आपने वैल्यू टोटल ऐड कितनी करी, 90,000। अब 1,10,000 के ऊपर जब मैंने इधर प्लस 90,000, इन दोनों पे 10% कैलकुलेट करा, 10%, तो मेरे को पता चला मैंने 11,000 यहां से लिया, 90,000 यहां से लिया। अब मुझे बताओ 10,000 इसमें, 1,00,000 तो गुड्स का वैल्यू था, 10,000 टैक्स का था, 10,000 टैक्स पे मैंने 10% यानी 1,000 एक्स्ट्रा ले लिया, टैक्स पे टैक्स लगा दिया, इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। और सर यहाँ पे कैस्काडिंग इफेक्ट भी आया। कैस्काडिंग इफेक्ट होता है कि टैक्स पे टैक्स, 2 बार टैक्स लग गया, कैस्केडिंग हो गया, मल्टीपल बार टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो ये इशू चल रहा था उस टाइम पे, वैट के टाइम पे, क्योंकि एक स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी मेरे पास पैसा नहीं आया, तो उस बंदे से मांग, भाई किसके पास जाए पैसा मांगने, आया किसके पास। तो एट द एंड प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा था, एक आम आदमी। तो कहता है नॉन इंक्लूजन, सर देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवाइज इन द स्टेट वैट। देखो जब यहाँ स्टेट वैट लगता था ना, जैसे पंजाब लगा रहा है, पंजाब सिर्फ वैट के अलावा और भी चीजें लगा रहा है, मान लो लग्जरी टैक्स लगा रहा है,
वेल्थ टैक्स लगा रहा है, बहुत बहुत टैक्सेस लगा रहा है अलग अलग टाइप के, ठीक है, ट्रांसपोर्ट टैक्स, केड़ा टैक्स, फलाना, ऐसे ऐसे टैक्सेस लगा रहा है। सर एट द एंड उस टैक्स का बेनिफिट मुझे कभी मिल रहा है क्या? क्या इस टैक्स का बेनिफिट महाराष्ट्र वाली गवर्नमेंट ने दिया कि सर अगर आप पीछे 10,000 पे कर कर आए तो मैं आपको 10,000 का रिलीफ देता हूं कि ठीक है आप 10,000 मुझे नहीं पे करो, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो सिर्फ पे कर दो? नहीं, वो नहीं दे रहा रिलीफ। यही तो वो कह रहा है नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज मतलब टैक्सेस इन द स्टेट वैट सच एज लग्जरी एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, ये सबका आप इंक्लूजन नहीं करते थे पहले तो वैट में, ठीक है। देन सर कैस्केडिंग टैक्सेस लग रहे थे, बार बार टैक्स पे टैक्स लग रहा था। इससे क्या हो रहा है सर, जो नॉन वैटेबल चीज है जिसपे टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो भी टैक्स लग रही है। सर आपको पता है एक्साइज लगता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, उसका बेनिफिट भी मुझे नहीं मिल रहा। एक्साइज मैं पे कर रहा हूं बट आगे तो मैं सेल कर रहा हूं, जब मैं सेल कर रहा हूं उस पर लग नहीं रहा एक्साइज का बेनिफिट भी मुझे नहीं मिल रहा। देन सर एक्साइज मुझे अपनी कॉस्ट में जोड़ना पड़ रहा है और उसके बाद जब मैं कॉस्ट में जोड़ता हूं उस पर आप टैक्स अलग से ले लेते हो, एक्साइज पे टैक्स लग रहा है। सर कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा था, कैस्केडिंग, ठीक है। एक सैनवेट करके टैक्स होता था स्टेट का, सर वो भी वैट के अंदर घुस जाता था, सैनवेट लगता था, सैनवेट का क्रेडिट मिलता नहीं था। सैनवेट क्रेडिट होता है, क्रेडिट मतलब होता है कि जैसे मैंने इस गवर्नमेंट को पे करा ना पंजाब को, तो महाराष्ट्र वाली गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है तूने उसको पे कर दिया, मैं तेरे को उसका बेनिफिट देता हूं, उसी को बोलते हैं क्रेडिट देना। सर सैनवेट अगर इस गवर्नमेंट को मैंने पे किया, वो इसका क्रेडिट यहाँ पे नहीं देती थी। वही चीज सेम जैसे वैट में चल रही थी, ठीक है। सर इसके कारण क्या हो रहा था, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग के बाद सैनवेट लग नहीं रहा था, इसका मतलब मैं कभी गवर्नमेंट के पास जाऊंगा नहीं कि सैनवेट का क्रेडिट दे दो मेरे को। सैनवेट मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था भाई साहब, सैनवेट कभी मेरे को, मैंने सैनवेट पे कर दिया, ठीक है, मैं दूसरी गवर्नमेंट के पास गया उसको बोलूं कि मेरे को क्रेडिट दे, वो कहेगा ये तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, आप मैन्युफैक्चरिंग पे लो, मैन्युफैक्चरिंग मैंने उस स्टेट में करी है, वो मेरे को बेनिफिट देने को तैयार नहीं। अब क्या करें सर, ये प्रॉब्लम आ रही थी। देन सर वैट और सर्विस टैक्स दोनों अलग अलग, मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल, हर एक की कंप्लायंस अलग करनी पड़ रही है, हर एक की कंप्लायंस है, ऊपर से डबल टैक्सेशन लग रहा है। सर कुछ गुड्स ट्रांजेक्शन्स के ऊपर सर डबल टैक्सेशन होती थी, टैक्स पे टैक्स लग रहा था। एक टैक्स लगा, क्रेडिट नहीं मिला, वो कॉस्ट का पार्ट बनता है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप किसी चीज पर टैक्स लगाते हो, सपोज आपने 10,000 का टैक्स लगाया, और अगर आप उसका बेनिफिट नहीं देते सामने वाले कस्टमर को, वो तो अपनी कॉस्ट मानेगा ना उसको, कि मैंने अगर पीछे 1,10,000 पे करा, उसमें से मुझे 10,000 रिफंड नहीं आना, क्रेडिट नहीं मिलना, तो मैं तो 1,10,000 अपनी कॉस्ट मानूंगा। बट मान लो वो 10,000 का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट मतलब एक टाइप का मैंने बैंक एडवांस में टैक्स दे दिया उसको, तो कल को जब मेरे को मेरी एक्चुअल लाइबिलिटी बनेगी तब मैं वो 10,000 का बेनिफिट ले लूंगा, तो इसका मतलब वो मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, डन। ये प्रॉब्लम आ रही थी वैट में। एंड देन कम द जीएसटी। सर जीएसटी लाया गया, अब आपको मैं बता देता हूँ जीएसटी के पहले बेनिफिट्स क्या, देन वो ऊपर वाला समझते हैं। सबसे पहला सर इससे बेनिफिट क्या हुआ इकोनॉमी को, सर एक यूनिफाइड टैक्स आ गया, कॉमन नेशनल मार्केट, तभी तो कहते थे वन नेशन वन टैक्स, एक यूनिफाइड टैक्स आ गया सर, ठीक है। सर इससे मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग हब, ये सब स्टार्ट हुए, क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस की कंप्लायंस क्या होगी, कम होगी, एक ही टैक्स की कंप्लायंस करनी है, जीएसटी। सर इन्वेस्टमेंट बढ़ी, एक्सपोर्ट्स बढ़ा, क्योंकि लोग कंप्लायंस से ज्यादा फोकस करने लगे अपने ट्रेड पे। सर इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, तो आप एम्प्लॉयमेंट भी दोगे। सर ट्रेड इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट मिला, सीमलेस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट, सर उनको अपने क्रेडिट मिलने लगे, जो गवर्नमेंट के पास क्रेडिट थे ना वो मिलने लगे। अब क्यों मिलने लगे मैं आपको बताता हूँ। कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया सर, टैक्स पे टैक्स लगना बंद हो गया, ठीक है। देन सर मोर एफिशिएंट और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेस टू मेक द एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव। सर जब टैक्सेस कम हो जाएंगे ना किसी आइटम पे टैक्स नहीं लगेगा, वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो गया, वो बाहर की मार्केट वाले प्रोडक्ट से क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया इंटरनेशनली। सर हमें एग्जाम्पशंस मिलने लगी ताकि हम और मैन्युफैक्चरिंग करें और एक्सपोर्टर बने, हमारे पास फॉरेन ट्रेड आए, तो बेनिफिट्स मिलने लगे हमें। देन सर कॉमन प्रोसीजर जो था रजिस्ट्रेशन का, वो बड़ा आसान कर दिया कि एक बार रजिस्ट्रेशन लो सब का ओके हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप पुराने टाइम में बैट करते थे ना, वहां आपको हर स्टेट में, जिस स्टेट में आप सामान बेच रहे हो ना, क्योंकि सोर्स बेस्ड टैक्स था, जहां पे आपने सेल करी वहीं पे टैक्स लगेगा। आपने करी पंजाब से सेल, पंजाब में टैक्स लगा, महाराष्ट्र से सेल करी, महाराष्ट्र में टैक्स लगा। आपका बिजनेस जिस जिस स्टेट में बैठा हुआ है ना, उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेनी होती है, वैट हर स्टेट में। मगर जीएसटी में पता क्या है, वन रजिस्ट्रेशन सारी जगह एप्लीकेबल। मतलब मैं अगर मुंबई से डील कर रहा हूँ तो मुझे बस मुंबई में रजिस्ट्रेशन लेनी है, ऑल ओवर कंट्री एप्लीकेबल है भाई, वो ऑल ओवर कंट्री, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जीएसटी। कहता सर कॉमन प्रोसीजर था रजिस्ट्रेशन का,
ड्यूटी पेमेंट सर, रिटर्न फाइलिंग, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया था और सब कुछ सीमलेस हो गया था, इजीली अवेलेबल था। दिस वाज द ब्यूटी ऑफ जीएसटी। अब सर जीएसटी में ऐसा किया क्या उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए? देखो जी, प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए देखो, आपको पता है कि जब प्रॉब्लम सॉर्ट होती है किसी ना किसी का नुकसान होता है, बट किसी ना किसी को बियर करना पड़ता है। सर प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट हुई? जो जीएसटी था ना, उसको सर इन्होंने बना दिया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब जी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है? सिमिलर एग्जांपल, पंजाब, महाराष्ट्र, ठीक है। इस पर्सन ने यहां से सामान बाय करा, परचेज करा, ट्रक आया, गाड़ी में वो सामान लेकर, ठीक है। अब पंजाब बंदे ने क्या किया सर? सेल करा। टैक्स किसको लगाना चाहिए? पंजाब को कि महाराष्ट्र को? सर जीएसटी जब आया ना, उसने लगाया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जहां पे गुड्स जा रहा है वहां पे टैक्स लगेगा। सर गुड्स कहां जा रहा है? महाराष्ट्र में, सर टैक्स कहां लगेगा? महाराष्ट्र में। अब क्या होगा? अब क्या होगा सर? जब पंजाब वाले बंदे ने महाराष्ट्र में सेल करी ना, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स जाना चाहिए। तो ये जो पंजाब वाला बंदा है ना, ये टैक्स पे करेगा, मतलब जब हमसे टैक्स कलेक्ट करेगा, वो क्या करेगा? सेल के बिल में, आपको दिखाता हूँ, सेल के बिल में 1 लाख का सेल का बिल काटेगा, सेल, प्लस हमसे जीएसटी लेगा, मान लो 10% से, 10% कोई रेट नहीं होता, बट मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, 10,000 का टैक्स लिया, 1,10,000। सर ये 10,000 किस गवर्नमेंट के पास जाएगा? ये जाएगा महाराष्ट्र। ऊपर जो था ना वो सोर्स बेस्ड था, ये जाता था पंजाब के पास, ठीक है, ये गया महाराष्ट्र के पास, ठीक है जी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुश, मेरे पास पैसा आया। अब इस बंदे ने जब ये सेल करा किसी और पर्सन को से 2 लाख का, से 1,90,000 का सेल करा, ठीक है, बताता हूं क्यों। 1,90,000 का सेल करा, इस पे उसने जीएसटी लगाया, 10% कितना जीएसटी लगेगा? 19,000 का। देन सर इसका टोटल कितना हो जाएगा? 19,000, 11,000 कम कर दो, 2,09,000, ठीक है, हाँ 2,09,000, ठीक है। मुझे बताओ ये 19,000 किसको पे करना है मुझे? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल आसान करने के लिए ना, तुम्हें 2 लाख ही लेता हूँ, थोड़ी एग्जाम्पल आसान हो जाएगी। 2 लाख, टैक्स लगेगा 20,000 जो मैं उस पर्सन से लूंगा, 2,20,000 का गुड्स बनेगा। सर ये 20,000 किसके पास जाएगा? महाराष्ट्र के पास, क्योंकि सेल तो महाराष्ट्र के अंदर ही हुई, यही बोल रहा था मैं तुमको, सेल महाराष्ट्र के अंदर हुई, टैक्स किसको मिलना चाहिए? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, राइट। अब जब मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद आगे से बोलेगी कि भाई 20,000 तो तेरा बनता है, 10,000 तेरी जगह उसने जमा करा दिया ना पीछे वाले ने, जिसको तू देकर आया था, तो अब तू सिर्फ बैलेंस दे। यानी गवर्नमेंट के पास सर एक पिछला 10,000 आएगा, प्लस वो कहेगा कि भाई अब तूने 20,000 देना था ना, उसमें से सिर्फ 10,000 दे दे, यानी कि टोटल 20,000 आया गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास 30,000 नहीं आया, 20,000 आया। अब मुझे एक चीज बताना, ये जो पर्सन है जिसने सेल करी, सर इसने गुड्स कितने का बेचा? 2 लाख का। 2 लाख पे 20,000 टैक्स कलेक्ट करा, तो 20,000 ही तो गवर्नमेंट के पास गया ना। इसकी इनकम कितनी होगी? 2 लाख। ऊपर वाले में देखोगे सर, इसने एक तो 10,000 पीछे टैक्स पे करा पंजाब गवर्नमेंट को, सर 20,000 इसने इस वाली गवर्नमेंट को भी पे करा, क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। एट द एंड सर इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई? 30,000 की। तो इसने कस्टमर से कितना चार्ज किया? 20। तो मैं ऐसा कह सकता हूं सर 2 लाख के गुड्स में आपने 20,000 टैक्स कलेक्ट करा, यानी 2,20,000, राइट। और इसमें 30,000 तो आपका टैक्स का चला गया, तो नेट कितना बचा बंदे को? 1,90,000। तो इसका मार्जिन कितना हुआ एग्जैक्टली? सर 90,000 का प्रॉफिट हुआ। और यहां वाले बंदे का कितना मार्जिन हुआ? सर इसका मार्जिन हुआ 1 लाख का। अगर आप 2 लाख में से 1 लाख का गुड माइनस करते हो तो 1 लाख ही हुआ ना मार्जिन, क्योंकि ये जो 10,000 है ये तो मेरे को क्रेडिट मिल गया ना आगे। अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक टाइप का ऐसा समझो, ये जो 20,000 था, मैंने ये 10,000 एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। जब मैंने कस्टमर से 20,000 कलेक्ट करा, सबसे पहले तो 10,000 मैंने अपनी जेब में डाला, फिर बचा हुआ 10,000 मैंने गवर्नमेंट को दिया। तो ये एडवांस वाला आ गया, और ये माइनस करके 10,000 जो मैंने अब जमा कराया वो आ गया। तो गवर्नमेंट के पास तो 20,000 ही आया, मेरे पास कितना बच गया? सर इसमें से 20 टैक्स माइनस कर दो, मेरे पास तो 2 लाख बचा ना, मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। अगर मैं ये प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता तो मैं कस्टमर को कम चार्ज कर सकता था। मैं यहाँ पे कह सकता था 1,90,000 का सेल करा, कस्टमर को कम चार्ज होता,
कस्टमर को सेव होता, बट मैंने अपना प्रॉफिट सेम रख लिया। रीजन तुम्हें मैंने बोला कि इजी करने के लिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया। आई गेस तुम्हें समझ आया होगा। फर्क क्या है सर? सर सिर्फ एक लाइन का फर्क है। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और जो वैट था सर वो था सोर्स बेस्ड, ओरिजिन बेस्ड। जहां से सामान निकला सर वहीं पे टैक्स पे करेंगे। और सर वहीं पे प्रॉब्लम आ रही थी, जब मिलता गुजरात गवर्नमेंट को था या पंजाब गवर्नमेंट को था और बेचा महाराष्ट्र में जा रहा है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहती थी भाई मेरे पास तो टैक्स आया नहीं, मैं क्यों दूं बेनिफिट। प्रॉब्लम यहां आती थी। तो सर अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट होगी जीएसटी में। जहां गुड्स जाएगा वहीं पे जाके तो पे करना ना। जहां गुड्स जाएगा उसी गवर्नमेंट को मिलेगा, तो भाई वो गवर्नमेंट बेनिफिट भी तो देगी ना। दोनों तरफ से थोड़ी हाथ लेके लगी है भाई दे दो। सिंपल सी चीज। ठीक है जी। अब सर इस सिस्टम को सही करने के लिए क्या करा गया, देखो अब देखा जाए, जब पंजाब का बंदा सेल कर रहा था वैट सिस्टम में, तो सर वो रजिस्ट्रेशन कहां लेता था? पंजाब में। महाराष्ट्र में तो लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स, देखो रजिस्ट्रेशन वहीं लोगे जहां तुम्हें टैक्स पे करना है, सीधी सी बात। तो आपने पंजाब गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तो आप पंजाब में रजिस्ट्रेशन लोगे ना। अब मुझे यहां बताओ सर, पंजाब वाले ने बंदे ने महाराष्ट्र पे बेचा, टैक्स इसने कलेक्ट किया, बट इसने पे महाराष्ट्र को करना है, तो हाउ ही कैन डू इट? सर रजिस्ट्रेशन तो इसकी पंजाब में है ना, तो महाराष्ट्र में कैसे करेगा? मैंने तुम्हें कहा ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज वैलिड ऑल ओवर इंडिया। सर यहां पे जीएसटी की ब्यूटी आती है। जीएसटी कहता है, पहली चीज जीएसटी कहता है सर स्टेट अपने गुड्स पे ऑलरेडी टैक्स लगा रही थी, सेंटर भी लगाती थी, सीएसटी बोलते थे उसको। वैट तो होता था जो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही थी, तभी तो मैं कह रहा हूं कैस्केडिंग थे, मल्टीपल टैक्सेशन लग रहे थे। वैट अलग से लगता था, सेंट्रल गवर्नमेंट सीएसटी अलग से लगाती थी। क्रेडिट किसी का नहीं मिल रहा भाई साहब, पिसरा नॉर्मल बंदा। तो हुआ क्या, जब इन सबको क्लैप करा, जीएसटी एक सेंट्रल टैक्स बन गया। सर इन्होंने कहा देखो सीधी सी बात है, जो तुम कमाओगे 50% हमारा, 50% तुम्हारा। जितना भी गुड्स होगा बिकेगा सर, उस पर 50% तुम्हारा शेयर, 50% हमारा शेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, मान गए लोग। सर अब प्रॉब्लम थी कि ठीक है, अगर मैंने जैसे यहां महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में बेचा, मैंने खरीदा महाराष्ट्र, मैंने महाराष्ट्र से महाराष्ट्र वाले बंदे को भेजा, तो मेरे को टैक्स किसको पे करना है? सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। मेरी रजिस्ट्रेशन कहां पे? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तब तो बड़ा आसान है, मैंने अपनी ही रजिस्ट्रेशन वाले स्टेट को पैसा देना है, बड़ा आसान है, मैंने उसके अकाउंट में पैसा डालना है, बस। तो सर वो कहता है अगर आपको उसके अकाउंट में पैसा डालना है, तो आप सामने वाले से टैक्स पता कैसे लोगे? आप उसको कहोगे एक हिस्सा तो तू दे सीजीएसटी का, सेंट्रल का। सर एक हिस्सा दे तू स्टेट का, यानी स्टेट गवर्नमेंट का। और आपको पता है कुछ ऐसी यूटीज होती है जिनका स्टेट जैसा नेचर होता है, लेजिस्लेचर होता है सर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, यूटी बट विद द लेजिस्लेचर, तभी हम इसको क्या कहते हैं सर? एक टाइप की स्टेट, काइंड ऑफ स्टेट बन गई। ठीक है, तो कहता है सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट बन जाता है उस यूटी का भी जिसका लेजिस्लेचर होता है। तभी तो आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर में एसजीएसटी एक्ट लगता है, यानी जेके जीएसटी, अपना स्टेट का हमारा जीएसटी है। ठीक है, बट जो बाकी जैसे दिल्ली है उसका भी अपना लेजिस्लेचर है, जैसे पौंडीचेरी हो गया, हमारा दमन एंड दीव हो गया, सर इनका अपने लेजिस्लेचर नहीं है। तो हम पता क्या कहते हैं, अब इसमें से किसी का होगा तो मुझे माफ कर देना भाई, मुझे नहीं पता इतना हिस्ट्री, बट आई नो कि कुछ यूटीज हैं जिनका खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, अंडमान निकोबार का शायद नहीं है, आई एम एज्यूमिंग। ठीक है, मेरी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, मेरे को उधर जाना भी नहीं है। ठीक है, उधर रजिस्ट्रेशन नहीं लेके बैठूंगा, बट मैं आपको ऐसे नॉर्मल बताता हूँ, जिनका स्टेट लेजिस्लेचर होता है, यूटी का लेजिस्लेचर होता है, उनको हम एसजीएसटी ही कहते हैं, ट्रीट करते हैं काइंड ऑफ, क्योंकि उनका जीएसटी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है। बट जो यूटी जीएसटी होता है उनका कॉमन होता है हर यूटी का। जैसे जिसका अपना लेजिस्लेचर नहीं होगा ना, वो यहाँ फॉल करेगा। मेरे हिसाब से पौंडीचेरी का नहीं है, तो पौंडीचेरी आप मान सकते हो, वो इधर फॉल करेगा। तो जब वो बिल लिखता है ना, बिल के अंदर लगाता है यूटी जीएसटी। अगर आपने JNK वाले का भी बिल देखा हो तो उसमें लगता है जेके का जीएसटी, जेके जीएसटी, जिसको बोलते हैं एसजीएसटी, यूटी नहीं लगता होता। ठीक है, अब ये ज्यादा मेन नहीं था यार, अगर वो स्टेट है तो एस लगा दो, अगर वो यूटी है तो यूटी लगा दो, बट ध्यान रखना अगर किसी का यूटी का सेपरेट लेजिस्लेचर है तो उसमें एसजीएसटी लगेगा। अच्छा, अब होगा क्या सर? 50-50 शेयर, 50% तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% जीएसटी का। सर कस्टमर से कैसे वसूल करेंगे? कहता है अगर 1 लाख का बिल है, 10% आपको टैक्स लगाना है सर, 10% में 5% आप लगाओ सीजीएसटी और 5% लगाओ आप
SGST, यानी यहाँ पे 5,000 का लगेगा CGST, 5,000 का लगेगा SGST। जब आप टैक्स गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करोगे तो आपका 5,000 चल जाएगा स्टेट के पास, 5 चल जाएगा सेंटर के पास। ये तो बड़ा आसान है। सब प्रॉब्लम पता क्या आती है, जब आप दूसरी स्टेट में बेचते हो तो मिलेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पैसा। तब मैं बंदा हूं पंजाब का, मैंने पंजाब गवर्नमेंट को नहीं जमा कराना, मैंने करवाना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। तो आपको पता है जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी मैंने वहां पे अपना स्टेट चूज किया पंजाब, स्टेट करा पंजाब, यानी कि मेरा SGST क्या है, मेरा SGST है पंजाब। तो जब मैं यहां पे SGST सिलेक्ट करूंगा, मैं महाराष्ट्र कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं, मेरी स्टेट ही नहीं है महाराष्ट्र। अब सर वहां पे आ गया प्रॉब्लम। तो वहां पे आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है एक काम कर, तू एक काम कर, एक जितना भी तूने टैक्स पे करना है मुझे और उसको मिलाकर उसको ना एक पन्नी में लपेट दे, से एक कवर बना दे, उस पन्नी में लपेट दे, और उस पन्नी में पता क्या लिख, उस पर लिख दे IGST, उस पर लिख दे IGST। सर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर वो इंटीग्रेटेड क्या है, उस इंटीग्रेटेड के अंदर ऐसा होगा कि सर वो दिया जाएगा, वो जो पर्ची है सर वो दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास 50% रखेगी और 50% उस गवर्नमेंट को जाके पकड़ा देगी जिस गवर्नमेंट को वो बिलोंग करता है। बड़ा सिंपल, बड़ा सिंपल। सर गवर्नमेंट ने ले आया सर IGST, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी उसका 50% वो क्या कर देगी, उस स्टेट को दे देगी जिस स्टेट से वो, मतलब जिस स्टेट का वो बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पंजाब से महाराष्ट्र को भी बेचा है, मैंने तमिलनाडु में भी बेचा है, मैंने तेलंगाना में भी बेचा है, तो भाई साहब मैं उनको IGST बनाकर क्या बेचूंगा कि भाई IGST ये हमारा महाराष्ट्र का, ये उसका, ये इसका, सबका। तो गवर्नमेंट के पास एक कलेक्टिव अमाउंट क्या IGST का, वो अपना शेयर रखेगा 50%, बाकी सारी गवर्नमेंट्स को अपना अपना शेयर दे देगा, शेयर दे देगा। ठीक है, ए काइंड ऑफ RBI का जैसा वो नहीं था क्लियरिंग सिस्टम चेक वाला, कि मैंने किसी को चेक दिया, ठीक है HDFC का, मेरा अकाउंट पंजाब में है, पंजाब नेशनल बैंक में, तो मैंने किसी को HDFC का चेक दिया, ओह क्या बोल रहा हूँ मैंने किसी को PNB का चेक दिया और उसने जाके HDFC में लगाया, तो HDFC RBI को बोलेगा कि भाई पंजाब नेशनल से पैसा ले ले। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट को मैं पे करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट का कोई भी ड्यू होगा उसमें से माइनस कर लेगी कि भाई मेरे पास तेरे हिस्से का 400 आ गया है, तो तूने जो मेरे को 400 देना वो कैंसिल कर ले। ठीक है, सिंपल, ऐसे ऐसे कट ऑफ चलेगा। ठीक है, मतलब वो सेंट्रल रोल प्ले कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो मतलब सिंपल सेंस में अगर मैं अपनी ही स्टेट में सप्लाई कर रहा हूं जिसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, अगर मैं अपनी ही स्टेट में सप्लाई कर रहा हूं उसको बोलते हैं इंट्रा, इंट्रा विद ए इंट्रा। सर उसमें लगेगा CGST SGST, अगर वो UT होगी तो CGST UT GST। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखना अगर किसी का अपना लेजिस्लेचर है तो उसको CGST SGST लगाना, और अगर किसी का लेजिस्लेशन नहीं है तो CGST UT GST लगाना। ठीक है सर, अगर वो इंटर स्टेट है, डिफरेंट स्टेट के साथ कर रहे हैं डील, तो सर लगेगा IGST। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, व्हाट इफ इंटर कंट्रीज हुआ। अब आप महाराष्ट्र बैठे हो यूके में गुड्स बेच रहे हो, सेल तो करिए आपने, तो अब GST कहाँ लगेगा, ये तो भाई डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना, ये तो यूके जाएगा, अब क्या टैक्स लगेगा। सर यहाँ पे भी एक सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट करी इस पर GST नहीं लगेगा, क्योंकि GST का रूल बड़ा सिंपल है, सोर्स बेस्ड टैक्स नहीं है, ये हमारा टैक्स है वो वाला क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैंने, सोर्स बेस्ड बोला, क्या बोला, GST इज नॉट सोर्स बेस्ड, इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड। तो यहाँ गुड्स जा रहा है यूके, भाई साहब यूके में GST है ही नहीं, या उस कंट्री का अपना GST होगा, यहाँ वाला तो नहीं है ना, तो वो यूके लगाएगा, हम थोड़ी लगाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे सर टैक्स नहीं लगेगा। बट सर बाहर कंट्री से आपने इंपोर्ट करा, चाइना से इंपोर्ट करा, क्या लगेगा सर, GST से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, गुड्स हमारी तरफ आ रहे हैं ना, जिस स्टेट में आएगा सर वहां पे टैक्स लगा देना, बट वहां पे क्या लगाओगे, CGST SGST, सर IGST। तो मैं इधर लिख देता हूं एक्सपोर्ट पे, सर एक्सपोर्ट पे GST नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे डेस्टिनेशन कहाँ है, यूके में, वहां पे GST है ही नहीं। बट सर इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट पे लगेगा, बट कौन सा लगेगा, IGST। ठीक है, कई बार हमारे दिमाग में आता है कि भाई गुड तो हमने बेचा, GST तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता भाई, स्टेट देखनी पड़ेगी, जगह देखनी पड़ेगी। ठीक है, बाहर से आ रहा था इसका मतलब GST कैसे लगेगा, भाई साहब लगेगा IGST लगेगा। ठीक है, अब वो पे कौन करेगा वो बाद में आएंगे। चलो लेट्स गो, आगे चलते हैं।
ये सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर ये सब तो आपने पढ़ लिया सर। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस थे, काफी नंबर ऑफ टैक्सेस थे, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, सीएसटी, वैट, सर इन सब को कंबाइन कर दिया, अब एक ही टैक्स लग रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर सिंपलर टैक्स रिजीम आ गई जिसके अंदर कम टैक्सेस कर दी और डिडक्शंस भी कम कर दी। सर हार्मोनाइजेशन कर दी, काफी रेट्स को हार्मोनाइज कर दिया, नहीं तो पहले तो पता ही नहीं चलता था किस रेट पे क्या लग रहा है। सर कम्यून सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इंश्योर एडमिनिस्ट्रेशन, सर वो HSN कोड्स होते हैं ना सर, हर गुड्स को कोड दे दिया और उस हिसाब से टैक्सेशन सिस्टम लाया जो इजी होगा। सर टैक्स कंप्लायंस की बात करो तो भाई ऑटोमेट कर दिए सारे प्रोसीजर्स, रजिस्ट्रेशन, टैक्स फाइलिंग, वेरिफिकेशन सब ऑटोमेशन हो गया सर। सर आईटी का बहुत अच्छा रोल प्ले करा ताकि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाए, सिंपलर हो जाए। भाई काफी ज्यादा पैसा खर्च किया इन्होंने जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए। ईज ऑफ बिजनेस हो गया, ईज ऑफ बिजनेस हो गया भाई साहब, बिल्कुल। अच्छा कंप्लायंस जो बर्डन था सर वो पैन इंडिया रिप्लेस कर दिया सर, मल्टीपल टैक्सेस में कंप्लायंस होता था। जो बड़े बिजनेसमैन होते थे ना, अगर आप छोटे को बोलोगे छोटा कंप्लायंस ही नहीं करता था, बड़े बिजनेसमैन सर सारे कंप्लायंस करते थे और फिर भी प्रॉपर नहीं हो पाता था सर। जो प्रोफेशनल होता था ना, टैक्स प्रोफेशनल, उसको भी नहीं पता होता था भाई किस एक्ट में पकड़े जाएंगे, क्योंकि इतने टैक्सेस थे, इतने कि आप ढूंढ नहीं सकते। जीएसटी ने सब सिंपलाइज कर दिया भाई, एक ही टैक्स है उसी का कंप्लायंस करना है, जीएसटी। चलो जी। अच्छा देन कम सर, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, जिन पे जीएसटी नहीं लग सकता। इसमें से कुछ को हम जीएसटी लगा सकते हैं बट अभी तक लगाए नहीं है, कुछ ऐसे जिन पे लगा ही नहीं सकते। तो एक एक करके पार्ट चलते हैं। सर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं या जिन पे आपने अभी तक जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं करा जिस डेट से लागू होना है, यानी वो या तो जीएसटी के अंदर है तो जीएसटी के बाहर है। तो सबसे पहले वो बात करते हैं सर जो जीएसटी के अंदर है बट उस पर अभी तक जीएसटी नहीं लगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही नेशन वाइड चलता है कि सर हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उस पर जीएसटी नहीं लगाया। भाई साहब मैं आपको एक चीज बोलूं, उस पर जीएसटी लग सकता है, बस अभी तक लगाया नहीं गया। जीएसटी लग सकता है, एक्ट के अंदर डाला गया है कि भाई इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी लग सकता है, बट अभी तक उन्होंने अप्लाई नहीं करा है। जिस दिन डेट लागू कर दी ना उन्होंने, जिस दिन आया जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कि भाई अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी डालेंगे, यानी डेट डाल दी उन्होंने, तो उस दिन से वो लागू हो जाएगा। अभी तो नहीं चल रहा, ठीक है, अभी तो स्टेट गवर्नमेंट मजे ले रही है उसके, ठीक है, बट आगे जाके नहीं ले पाएगी मजे। चलो जी, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एयरबाइन एयर क्या बोलते थे इसको, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है, ये सब फ्यूल जो है ये इस पे जीएसटी नहीं लगता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। सर जीएसटी काउंसिल में अभी डेट डिसाइड नहीं की है जब जीएसटी लगेगा। ओके, मतलब मैं कह सकता हूँ ये विद इन जीएसटी है, विद इन जीएसटी एक्ट है, बस अभी तक रेट नहीं बताया इस पे, रेट नहीं बताया, ठीक है, रेट नहीं बताया। देन सर कुछ ऐसी चीजें जो जीएसटी के विद इन है जिसपे जीएसटी लगता भी है और कुछ ऐसी जिन पे जीएसटी ही नहीं लगता। सर देखो, कहता है सर टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो जीएसटी के अंदर है और उस पर जीएसटी लगाते भी है। हमारे पास गवर्नमेंट ने रिटेन करके रखा हुआ है टोबैको प्रोडक्ट, इन पे सेस भी लगता है, अब तो सेस वाला पार्ट ही खत्म कर रहा हूँ, उन पे जीएसटी रेट अच्छे कर दिए। देन कम सर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सर वो जो दारू दूरू होती है ना लोग पीने के लिए यूज करते हैं, कहता है उनके ऊपर ना सर जीएसटी आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? आंसर इज सर यहाँ पे जीएसटी आ ही नहीं सकता, ये आउटसाइड जीएसटी है सर। अब इसका क्या मतलब है, तुमने ना बड़ी जगह सुना होगा कि सर दो चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, अल्कोहलिक लिकर फ्रॉम ह्यूमन कंजम्पशन दारू, और दूसरा हमारा जी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। भाई साहब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लग सकता है, अभी तक डेट नहीं आई है, मगर अल्कोहलिक लिकर अलग है सर, इस पे जीएसटी नहीं लग सकता, कभी भी नहीं लग सकता। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, कभी भी नहीं लग सकता, लगा देंगे वो। अरे ये ना इसके ऊपर जीएसटी इसलिए लग सकता क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, यानी सर इस पे स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लगा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। अगर इस पे जीएसटी आ गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी शेयर जाएगा, सर वो होगा नहीं, वो होगा नहीं। इसीलिए सर आपको चेंज करना पड़ेगा संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज करना पड़ेगा अगर आपको ये अल्कोहलिक लिकर जीएसटी के परव्यू के अंदर लाना है। तो भाई साहब ठीक है, उसको ना इम्पॉसिबल समझो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बच्चों को खेलनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाए, ठीक है, तो ये इसको तो रहने दो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अमेंड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन जीएसटी के परव्यू से बाहर ही रहेगा। चलो जी आगे चलते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स, सर एंटरटेनमेंट टैक्स हमारा लोकल बॉडीज लगाती है, लोकल बॉडीज होती है ना म्यूनसिपल, छोटी छोटी सी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, उससे नीचे वाली जो होती है लोकल बॉडीज, सर ये लगाती है एंटरटेनमेंट टैक्स। किस पे लगता है यार, वो सिनेमा वाले नहीं होते
सिनेमा वाले, उन पे लगता है ये जीएसटी के परव्यू के अंदर इसको नहीं डाला है। लोकल बॉडीज को अभी भी अथॉरिटी दी हुई है कि आप एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकते हो, ठीक है, सिनेमाज वगैरह पे लगता है ये। तो पावर टू टैक्स रिमेन्स विद द लोकल बॉडीज, ये टैक्स की पावर सीजीएसटी के अंदर, मतलब जीएसटी एक्ट के अंदर नहीं ली है। ओके, देन कम सर, और कुछ रहता है ऊपर, एक सेकेंड देख लेते हैं, कुछ नहीं रहता है। ओके ओके, देन कम सर कॉन्स्टिट्यूशन पिलर्स ऑफ द जीएसटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की किस जगह पे क्या क्या लिखा हुआ है। सर आर्टिकल 366 है 12A, वो डिफाइन करते हैं जीएसटी एक टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मैंने आपको बोला जीएसटी का ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि सब पे जीएसटी लग सकता है एक्सेप्ट सर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे सर, यहाँ लिखा है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सैनिटाइजर में डलता है अल्कोहल, सैनिटाइजर में डलता है, बिल्कुल डलता है। क्या वो होम कंजम्पशन के लिए होता है कि पीनी है उसको? सर नहीं, उसको नहीं पी के सकते, मर जाएंगे, अंदर वाले कीटाणु मर जाएंगे। तो भाई साहब उसके ऊपर जीएसटी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। बता दी ना बढ़िया चीज, यानी दारू के ऊपर भी जीएसटी लग सकता है, बस उसके यूज केस पे डिपेंड करेगा। अगर आप उसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेच रहे हो, इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं है वो, इंडस्ट्रियल यूज में सैनिटाइज करने के लिए यूज होता है ना, वो सैनिटाइज करने के लिए यूज हो रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। इट विल डिपेंड सर आपका यूज क्या। चलो आगे चलते हैं सर। सेंटर और स्टेट को साइमल्टेनियसली पावर दी गई है कि वो गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगा सकता है, आर्टिकल 246A में। ओके, देन सर 279A आर्टिकल है जिसने जीएसटी काउंसिल को कहा कि आप जॉइंट डिसीजन लेंगे सेंटर एंड स्टेट। तभी तो स्टेट खुद नहीं कर पा रही है, जब भी उसको कुछ लाना होता है उसको आगे हाथ मिलाने पड़ते हैं, स्टेट दे दे हामी, हाँ कर दे, ठीक है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग आती ना, एक कहते नहीं देंगे, एक कहते देंगे, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई साहब? हर स्टेट को कंबाइनली डिसीजन लेना है, तो मेजॉरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। ओके, अब सर कोई आप बोलोगे सर क्यों किसी स्टेट को मनाही होगी, क्यों ऐसा हुआ? भाई साहब बड़ी स्टेट्स होने वाली है जिनको पैसा पहुंचाया गया, क्योंकि सर देयर आर मेनी स्टेट्स जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात, और भी बहुत स्टेट्स हैं, मेरे अभी गुजरात दिमाग में आया। वो स्टेट जो सर मैन्युफैक्चरिंग है ना, अगर आप ध्यान से सोचोगे, जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, पंजाब मैन्युफैक्चरिंग है, जहां से गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हुआ सर, मैन्युफैक्चर होगा जब जीएसटी से पहले आ रहा होगा सर, वो बेचते थे, टैक्स जाता था गुजरात गवर्नमेंट को, टैक्स जाता था पंजाब गवर्नमेंट को, बाकियों को नहीं जाता था। अब सर आफ्टर जीएसटी गुजरात गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलेगा, क्यों सर? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया, जब गुड्स बेचा वो गुड्स जिस स्टेट में जाएगा उधर टैक्स लगेगा, गुजरात को मिलेगा नहीं। गुजरात गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब हमारे पास टैक्स ही नहीं आ रहा, हमें इतना पैसा आता था अब तो कुछ नहीं आ रहा, अब क्या करें? उस टाइम पे सर उनको मनाना कि आपको हम अलग से पैसा देंगे, वो सेस जो लाया ना वो इसीलिए लाया था कि सेस से हम क्या करेंगे सर, पैसा कुछ जो फंड होगा वो हम उस स्पेसिफिक स्टेट को देंगे जिस स्टेट को फंड्स की कमी है, ठीक है, जिस स्टेट को नुकसान हुआ इस जीएसटी के आने से, तभी तो उन्होंने हाँ करा, नहीं तो वो जीएसटी लागू नहीं होने देते। बड़ा कुछ मैनेज करना पड़ता है गवर्नमेंट को मनाने के लिए भाई साहब। तो जो जीएसटी है सर वो जॉइंटली डिसीजन लेता है, सेंट्रल एंड स्टेट का हाथ मिलकर चलता है, तो आपको पता है कुछ ना कुछ नाराज हो जाते हैं, उनको मनाना पड़ता है, तो कैंडी दे के मनाना पड़ता है, बस ये वही है, ठीक है। आगे सर, आगे डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आगे चलते हैं, एक मिनट थोड़े एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू बताओ भाई। ओहो शिट 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 शिट, देखो तुमने आंसर नहीं देखे, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, मैं आंसर रब कर रहा हूँ, देन फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तुमने आंसर नहीं देखे, आपने आंसर नहीं देखे, अगर देखे भी है तो आंखें बंद कर देना, ठीक है। अब मैंने मिटा दिए, ठीक है, पहले गलती से छूट गए थे, हमको भूल गया था कि वो भी हटाने हैं। चलो ठीक है, लेट्स गो। जीएसटी वॉज लॉन्च इन इंडिया, सर कब लॉन्च हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं पूछा उन्होंने कि भाई JNK में कब हुआ, तो हम मेन को ही मानेंगे, यानी कि जुलाई में लॉन्च हुआ, 1 जुलाई 2017 को। डन सर, पहले का आंसर आ गया। देन दूसरे का जीएसटी स्ट्रक्चर फॉर इंट्रा स्टेट, सर इंट्रा स्टेट हो गया विद इन द स्टेट, सर कौन सा होता था? CGST SGST, सर CGST SGST। अगर यूटी दिया होता तो यूटी, यहाँ पे स्लैश करके यूटी भी कर देता हूँ, ठीक है जी, या तो स्टेट होगी या तो यूटी होगी ऑब्वियसली। देन कम सर जीएसटी एप्लीकेबल ऑन इंटर स्टेट, सर इंटर स्टेट में कौन सा लगता था? IGST, सर एक पोटली बनाते थे और उसको कहते थे लगाओ इस पे जीएसटी, 50% तेरा, 50 उस स्टेट को दे देना जिस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर करंटली आउटसाइड जीएसटी, सर कौन कौन से? ऑल, ऑल। वैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी गलत है, आउटसाइड जीएसटी नहीं, उस पर रेट जीएसटी लगता नहीं है बस,
थोड़ी सी फ्रेमिंग गलत है बट आंसर तो यही था ना। एल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज टैक्स बाय, सर किस कौन टैक्स करेगा सर ह्यूमन कंजप्शन ऑफ अल्कोहल को? सर स्टेट गवर्नमेंट, उसने ये हक सेंटर को नहीं दिया, जीएसटी को नहीं दिया। एंटरटेनमेंट टैक्स अंडर जीएसटी इज लिविड बाय, सर एंटरटेनमेंट टैक्स कौन लगाता था? सर लोकल बॉडीज लगाती थी, बट किसके ऊपर? सर सिनेमा के ऊपर, बिल्कुल मैंने कहा। एंटरटेनमेंट इवेंट्स, हाँ एंटरटेनमेंट इवेंट्स के ऊपर भी लग सकता है, वो जो होते हैं ना कॉमेडी शोज, स्टैंड अप कॉमेडियंस, वो सब सर उन शोज पे भी लगता है। सिंगर्स वगैरह आते हैं ना, वो सब बहुत एंटरटेनमेंट है ना, एक्चुअली एंटरटेनमेंट पे लगता है, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। हाँ सर 45 मिनट हुए हैं। ओके लेट्स गो, ये तो हम कल करेंगे सब। लेट्स गो, आज एक ही काम करेंगे और, ठीक है, आप लोगों के लिए सिर्फ। हम आज सीखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन। व्हाट आर गुड्स, व्हाट आर सर्विसेज। सर आज तक आपने जिन चीज़ों को गुड्स माना है ना, आपका मिथ सब चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीएसटी गुड्स जिनको बोलता है उन्हीं को गुड्स बोलता है। तो तुम्हें अपनी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। सर जीएसटी गुड्स किन को बोलता है? कहता है गुड्स क्या है, जीएसटी से अगर पूछा जाए गुड्स क्या है, सर इन्होंने कहा, मैं तुमको सही बोलूं, इनका जिस चीज को दिल करा ना, इन्होंने गुड्स में डाल दिया। जिस चीज का मन करा ऐसे लिख कर बोल दिया कि ये गुड्स है। देखने में लग रही है सर्विस इधर, बट नहीं वो गुड्स है। इन्होंने बोला गुड्स है तो तुम्हें गुड्स मानना है, ठीक है। कहता है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सर अगर वो मूवेबल है, हिलती है प्रॉपर्टी, सर घर हिलता है? नहीं सर। सर गाड़ी हिलती है? सर मूवेबल। जो भी चीज हिलती है मूवेबल है सर, उसको गुड्स बोलते हैं, उसको गुड्स बोलते हैं। बट सर इसने दो चीजें स्पेसिफिकली बाहर निकाल दी, सर मनी एंड सिक्योरिटीज। सर सिक्योरिटीज क्या होता है, मनी क्या होता है? मनी का मतलब पैसा। कहता है पैसा गुड्स नहीं है, पैसा गुड्स नहीं है, ओके। सर सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज क्या होती है भाई साहब? शेयर्स होते नहीं, शेयर्स, डिबेंचर जो स्टॉक मार्केट पे बिकते हैं भाई साहब, वो बॉन्ड्स होते हैं ना, आरबीआई देती है, ये सारी चीजें सर सिक्योरिटीज होती हैं। ईटीएफ, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो सर्टिफिकेट्स आते हैं सर, ये सारे सिक्योरिटीज होते हैं। और कहता है भाई साहब गुड्स की डेफिनेशन में ये नहीं आता है, ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता है, ठीक है। मतलब गुड्स क्या है सर? एनीथिंग विच इज मूवेबल अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, ओके सर। सर बट ये कुछ चीजें इंक्लूड करता है। सबसे पहले ये इंक्लूड करता है एक्शनेबल क्लेम्स। सर एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है? ध्यान से समझना, एक्शनेबल क्लेम होता है सर जो बोलकर हम क्लेम करते हैं ना, काइंड ऑफ ऐसे बोलकर बोलते हैं। जैसे मान लो इंश्योरेंस क्लेम है, क्या है इंश्योरेंस क्लेम? कोई चीज है? हाँ इंश्योरेंस क्लेम क्या है? इंश्योरेंस क्लेम कहता है इंश्योरेंस क्लेम हमारी एक्शनेबल गुड्स है, एक्शनेबल क्लेम्स है, ठीक है। सर डेटर से पैसा लेना होता है, डेटर्स एक्शनेबल क्लेम। लॉटरी एक्शनेबल क्लेम। सर गैम्बलिंग एक्शनेबल क्लेम। और क्या हो गया सर? वो होता है नहीं, क्या बोलते हैं उसको, लॉटरी गैम्बलिंग के अलावा वो मनी गेमिंग, ठीक है, मनी गेमिंग, गेम्स खेलते हैं जो, मनी गेमिंग। आजकल तो ऑनलाइन वाली भी चलती है, ऑनलाइन मनी गेमिंग। ये सब एक्शनेबल क्लेम्स है। अगर देखा जाए, क्या डेटर गुड्स है? क्या इंश्योरेंस क्लेम गुड्स है? लगता तुम्हें नहीं, बट इन्होंने बोलकर बोल दिया कि भाई ये गुड्स है। लॉटरी क्या है? ये तुम बताओ, लॉटरी क्या है? लॉटरी गुड्स है? गैम्बलिंग गुड्स है? पैसा लगा रहे हो आप तो किसी पे। इन्होंने खुद बोल दिया ना कि ये गुड्स है तो गुड्स है। देखने में ये सर्विसेज भी नहीं लगती, गुड्स भी नहीं लगती है। मतलब इतना विवाद हुआ था इस चीज पे, पहले इसको सर्विस बोला गया था, लॉटरी सर्विस होती थी, गैम्बलिंग सर्विस होती थी। इन्होंने खींच के डाला उसको कि भाई तू इधर आ। पता है क्यों? एक रीजन बताता हूँ। सर्विसेज पे टैक्स फ्लैट रेट है 18%। सर्विसेज जितनी भी है, कोई भी सर्विस, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मेरे पे जीएसटी लगेगा 18%। बट सर गुड्स है ना, उसके ऊपर इन्होंने रेट, मैक्सिमम रेट 40% रखा हुआ है। एप्लीकेबल 28 था, अभी तक एप्लीकेबल 28 था, बट अब सेस वगैरह आ गए तो 40% एप्लीकेबल स्टार्ट हो गया, बट अभी तक 28% लगता था मैक्स। तो इन्होंने इनको हटा के ना 18 से 28 पर डालना था। इन्होंने कहा कि भाई ये गुड्स है। पीछे माइंडसेट देखो इनका, इनको पता है ये चीजें गलत है, गैम्बलिंग करना गलत है, जुआ, मनी गेमिंग। सर उसको सर्विसेज में डाला था तो 18% लग रहा था, इनको लग रहा था रेवेन्यू कम आ रहा है। इन्होंने कहा उठा के गुड्स में पटको इसको। उन्होंने कहा गुड्स कैसे डाले? गुड्स भाई ये तो सर्विसेज है। उन्होंने कहा एक्ट में बोला ना लिख कि ये गुड्स है तो लिख। ऐसे बनाया जीएसटी एक्ट, इन्होंने ऐसे बनाया।
ये गुड्स है ना, तो गुड्स, बस खत्म, बोल दिया गुड्स हमने तो गुड्स, सिंपल। तो भाई इस पे अब लगता है 28%, 28%। ओके ओके ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं एक्शनेबल क्लेम्स, यार रहने दूं यार, तुम गूगल पे ढूंढ सकते हो ऐसे एक्शनेबल क्लेम्स। चलो मिटा देता हूँ, कोई काम की तो है नहीं है, चलते हैं आगे चलते हैं। ठीक है, देन कम्स सर, सर कुछ चीजें स्पेसिफिकली बोला गया ये भी गुड्स है क्या? सर जो क्रॉप्स होती है ना, अगर आप बोलोगे सर यहां पे तो लिखा था मूवेबल, क्रॉप्स तो जमीन के साथ जुड़ी हुई हैं, कहता है सर क्रॉप्स वो चीज है जिसको आप जमीन से निकाल सकते हो, कहता है ये लैंड रिलेटेड जो चीज है इसको गुड बोलेंगे, यानी क्रॉप्स आर गुड्स। सर ग्रास वो भी निकाल सकते हो, गुड्स है। सर कहता है अगर कोई आइटम अटैच की गई है गुड्स मतलब जमीन के साथ, बट आप उसको सर अलग कर सकते हो सप्लाई करते वक्त। मान लो मैंने जमीन में एक खंबा लगाया हुआ है, ठीक है, आप उस खंबे को जब सप्लाई किसी को सेल कर रहे हो किसी को जमीन, सर आप खंबे को बाहर निकाल सकते हो, सर वो गुड्स है, गुड्स है। कहता है एनीथिंग विच कैन बी विच इज अटैच टू द लैंड विच कैन बी सेवेयर्ड बिफोर सप्लाई, सर उसको गुड्स बोलेंगे। जैसे ये लकड़ी का बोला गया था, लकड़ी को आप उठा सकते हो, सिवेयर कर सकते हो, मतलब अलग कर सकते हो जमीन से, तो वो गुड्स है, गुड्स है। ठीक है सर, कुछ चीजें गुड्स के डेफिनेशन में नहीं डालेगी, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, मनी एंड सिक्योरिटी, सर पैसा, और सर सिक्योरिटीज होगी वो शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, ये सब नहीं है, यानी कि दीज आर नॉट गुड्स। सर जी इसके बाद आती है बड़ी प्यारी डेफिनेशन सर्विसेज की। कहता है गुड्स तो मैंने आपको बता दिया ना, एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है, मूवेबल आइटम्स, ये क्रॉप्स वगैरह सेवियर कर सकते हैं लैंड से, वो गुड्स है, राइट। इसने आगे पता क्या बोला, मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स नहीं है, ठीक है। सर इसने बोला जो गुड्स, जो चीजें गुड्स नहीं है ना उनको सर्विसेज बोल दो। क्या मतलब गुड्स में कहा कि तू आजा गुड्स में, ये आजा गुड्स में, ये आजा गुड्स में, ठीक है, जो पीछे बच गई ना उनको है सारी सर्विसेज। समझो जैसे क्लासरूम बैठी है, मैंने बीच में से एक बच्चा उठाया, दो बच्चा उठाया, तीन बच्चा उठाया, मैंने कहा ये सारे लड़के हैं, जो पीछे बच गए वो सारी लड़कियां। इसका मतलब क्या हुआ, ये जीएसटी एक्ट ने करा है, उसने बोला भाई ये गुड्स है, ये गुड्स है, ये गुड्स है, एक एक चुन कर लिया, चुन करके इधर रख दिया, कहते हैं ये जो बच गई सारी सर्विसेज। अब उनका नेचर चाहे गुड हो, लग रहा गुड्स ऐसा ही है, बट कहा कि भाई मैंने नहीं बोला ना तेरे को कि तू गुड्स है, तू सर्विसेज में आ जा, चुपचाप करके सर्विसेज। ये किया इन्होंने, देखो सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, अदर देन गुड्स सारा कुछ क्या है, सर्विसेज, ठीक है सर। एक्सेप्ट अदर देन गुड्स भी लिखा है साथ में, आगे कॉमा लगा के, मनी एंड सिक्योरिटी, यानी अगर आप ध्यान से देखोगे मनी एंड सिक्योरिटी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, वो दोनों की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। ओहो ओहो, बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉर गुड्स, नीदर लिखते हैं, नीदर गुड्स और नॉट सर्विसेज, नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, दोनों नहीं है भाई, वो क्या है सर, कुछ नहीं है, वो अदर है, अलग है वो अलग है। ठीक है चलो सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये देखो सर मनी रिलेटेड आइटम्स में ना कुछ चीजें इसने सर्विसेज का पार्ट बनाया। अब सर क्या पार्ट बनाया, देखो कहता है अगर कोई एक्टिविटी में पैसे का यूज हो रहा है, लोन्स होते हैं ना, लोन्स, तुमने लोन लिया पैसा गया, क्या उस पर जीएसटी लगता है? आंसर इज नो। जब आप किसी से पैसा लेते हो उस पर जीएसटी लगता है? नहीं सर, इसीलिए नहीं लगता क्योंकि जीएसटी ने बोला है पैसे पे नहीं लगाना जीएसटी, ठीक है। सर अगर आप कोई पैसे रिलेटेड आइटम करते हो, या मान लो आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, आप अपने रुपीस को डॉलर में एक्सचेंज करवा रहे हो या किसी और करेंसी में एक्सचेंज करा रहे हो, सर कन्वर्जन कर रहे हो, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता क्योंकि वो मनी ही मनी की फॉर्म में आ रही है, मनी ही मनी की फॉर्म में आ रही है। बट कहता है सर जब आप कन्वर्जन कराते हो तो उसके ऊपर कुछ चार्ज लगता है। मनी कन्वर्जन एक्टिविटीज आर ओनली कंसिडर्ड एज सर्विसेज इफ सेपरेट फीस या कंसिडरेशन इज चार्ज। भाई साहब जब आप पैसा दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करवाते हो तो उस पर चार्जेस लगते हैं सर, एक्सचेंज चार्जेस, कोई फीस लेते हैं बैंक अप से। सर कहता है वो जो कंसिडरेशन ली ना, उसने पैसा लिया ना तुमसे, चार्ज किया, सर वो जो चार्ज किया ना दैट इज सर्विसेज, वो सर्विस है, उस पे जीएसटी लगेगा, वो सर्विसेज है।
मगर जो पैसा इधर से उधर गया वो भाई गुड्स नहीं है, वो सर्विसेज नहीं है, उसको किसी में नहीं डालेंगे, उसको किसी में नहीं डालेंगे। यानी सिंपल सेंस में ये पैसे के बदले मैंने चिल्लर लिए, पैसे को हेराफेरी किया, यूज किया, कन्वर्ट किया, कहता है इस पे जो फी लगेगी ना उसको सर्विसेज बोलते हैं, उसको सर्विसेज बोलते हैं। यही पॉइंट ये बोल रहा है, मनी रिलेटेड इंक्लूजन इन सर्विसेज, इन सर्विसेज, ये पार्ट सर्विसेज में ऐड होता है, ये पार्ट सर्विसेज में ऐड होता है। ओके देन बात करते हैं सर एक और पॉइंट, फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे भी चार्ज लगता है। कौन सी? आप जब स्टॉक मार्केट के अंदर चेंज करते हो, फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो तो वहां पे चार्जेस लगते हैं ना, स्टॉक मार्केट के ब्रोकर फीस, हाँ जो ब्रोकर फीस लगती है उस पर नीचे जीएसटी लगता है। अगर आपने कभी कॉन्ट्रैक्ट नोट देखा हो तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई सिक्योरिटीज पे, शेयर्स पे जीएसटी नहीं लगता, बॉन्ड्स पे टैक्स नहीं लगता, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमारे कॉन्ट्रैक्ट नोट पे तो बड़ा बड़ा लिख के आता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सर उसका क्या मतलब है? भाई साहब जो आपकी ब्रोकरेज फीस लगी है ना उसके ऊपर, जो आपने शेयर बेचा मान लो 10 लाख का, 10 लाख पे थोड़ी 18% लगाया उसने, उसने जो ब्रोकर की फीस लगी ना 20 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए, उसके ऊपर जीएसटी लगाया होता 18%। इसका मतलब सर जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है ना, जैसे शेयर्स का ट्रेडिंग करवाना, तो बीच में जो इंटरमीडिएरी बैठा है, ब्रोकर बैठा है, सर वो जो फीस कमा रहा है ना उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो आपको मैंने आज गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन करवा दी है। गुड्स क्या होता है फिर से बता देता हूं सर, गुड्स एनीथिंग विच इज अ मूवेबल आइटम इज गुड्स अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। सर इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, सर क्रॉप्स, सर हमारा क्रॉप्स के अलावा ग्रास एंड एनीथिंग विच कैन बी सेवेड बिफोर सप्लाई। ठीक है जी सर आगे, मनी एंड सिक्योरिटी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, कुछ नहीं है। बट सर मनी रिलेटेड एक्टिविटी जिसके अंदर सर कोई चार्ज, कमीशन या शेयर्स में ट्रेडिंग करके कुछ कमीशन आ रहा है सर उस पर जीएसटी लगेगा, वो सर्विसेज है, वो सर्विसेज है, गुड्स नहीं सर्विसेज। ओके देन सर एनीथिंग विच इज नॉट गुड्स, नॉट मनी, नॉट सिक्योरिटी सर्विस। ठीक है जी सर यही था बस, मनी, गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल। इसके बाद समझेंगे सर सप्लाई अंडर जीएसटी। सर एक्चुअली में क्या होता है, सब जीएसटी किस चीज पे लगता है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज तो पता चल गया, अब उस पर मतलब टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको हम सेल मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ठीक है, तो उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या वो सप्लाई है। जैसे मान लो तुम क्लासरूम में बैठे हो, तुमसे किसी ने तुम्हारा वो मांग लिया, पेन मांग लिया, तुमने पेन दे दिया, उसको बोला रख ले तू, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? यही सारी चीजें हम सीखेंगे। तुम किसी को पैसा ट्रांसफर करते हो, ठीक है, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? ठीक है, क्या तुमने किसी से फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स खरीदी, ठीक है, तो उस पर जीएसटी लगेगा क्या? क्या आपके सामने जो दुकानदार बैठा है जिससे आप सामान खरीदने गए, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? ये सारी चीजें हम सीखेंगे अगली क्लास में। बट उससे पहले एक एमसीक्यू करवा देता हूं तुमको, एक एमसीक्यू करा देता हूँ, पेपर में आया हुआ है। कहाँ गया? हाँ जी देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। सर मनी गुड्स नहीं होता, सर्विसेज भी नहीं होता, सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स ये भी सर्विसेज और गुड्स नहीं होता, सर बॉन्ड्स सिक्योरिटीज के अंदर ही आता है, वो भी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, तो बचा क्या? एक्शनेबल क्लेम। ठीक है जी डन। बस सर इतना ही है जीएसटी का, बाकी कल डिस्कस करेंगे जिसमें पता चलेगा और चीज़ें जीएसटी की। वैसे एक बार चेक कर लेता हूँ और कुछ है जो आपको मैं जीएसटी का करवा सकूँ, मतलब पेपर में जो आया हो, ये तो करवा दिया, बस इसके अलावा कुछ आया नहीं था पेपर में ना, पेपर में नहीं आया था इसके अलावा, पेपर में इसके अलावा कुछ नहीं आया। तो इतना ही जीएसटी जितना हमने कवर किया ये एग्जाम में आया है। बट इसके अलावा थोड़ा सा हट के मैं ऊपर जा रहा हूँ, एक लेक्चर और लगाऊंगा जिसमें तुम्हें सप्लाई वगैरह सिखा दूंगा, तो इनकेस अगर फ्यूचर में वो क्वेश्चन आ गया तो यू विल बी एबल टू डू इट, अदरवाइज तुम तो यही कहोगे कि सर ने करवाया नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, सी या।